बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ग्रिप 25,000 प्लस क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन की वीडियोस हमारी चल रही हैं और इसमें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारा जो वर्ब्स हैं उसके क्वेश्चन नंबर 251 टू 275। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 251। क्वेश्चन नंबर 251 में हम देखें, जब भी हम अल्टरनेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं जिसमें चार सेंटेंसेस में से हमें एक सेंटेंस को जो करेक्ट सेंटेंस होता है उसे चूज करना होता है। तो उसका ट्रिक क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, हमने कभी भी ऐसा नहीं करना होता कि हम जो क्वेश्चन की अल्फा ऑप्शन है वो पहले पढ़ेंगे, फिर बीटा ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर चार्ली ऑप्शन पढ़ेंगे, फिर डेल्टा ऑप्शन पढ़ेंगे। हमने कंपैरेटिवली सेंटेंस को पढ़ना होता है। कंपैरेटिवली मतलब क्या मतलब है कि हम चारों सेंटेंसेस को इकट्ठा लेके चलते हैं। जैसे देखें, चारों सेंटेंसेस में वही लिखा हुआ है, हमें वही के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों सेंटेंसेस में चारों ऑप्शन में आर लिखा हुआ है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों सेंटेंसेस में लुकिंग लिखा हुआ है, यहां तक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरवर्ड लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ऐसा कभी भी नहीं करते। याद रखिएगा कि हम अल्फा ऑप्शन पढ़ेंगे, बीटा ऑप्शन पढ़ेंगे, चार्ली ऑप्शन पढ़ेंगे, डेल्टा ऑप्शन पढ़ेंगे। आपने चारों सेंटेंसेस को इकट्ठा पढ़ना होता है। आप याद रखिएगा, अल्टरनेटिव सेंटेंस में कभी भी वन बाय वन करके आपने सेंटेंस को नहीं पढ़ना। अच्छा, अब जब हम यहां पे आते हैं तो हम देखते हैं वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, यहां तक बात सबकी सेम है और डिफरेंस आगे क्रिएट होता है। अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सीन, उसके बाद है हमारे पास वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग सीन, उसके बाद है सी यू, उसके बाद है हमारे पास सीइंग यू। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमने लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद करेक्ट ऑप्शन लिखना कौन सा है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, हमने जो अब अपने वर्ब्स के जो हमारा लेक्चर सीरीज है स्टडी सेशन में, उसमें आपने देखा कि हमने क्या कहा कि हमने जेरेंड और इन्फिनेटिव का एक रूल पढ़ा। हमने कहा कई कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर हम कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जहां पर उनके वर्ब्स के बाद हम इन्फिनेटिव लिखते हैं और कुछ जगह कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जहां पर हम जेरेंड लिखते हैं। उन्हीं में से एक रूल हमारे पास क्या है, उन्हीं में से एक रूल हमारे पास है कि हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस इस तरह के चलते हैं। वैसे अमूमन हमारे पास क्या होता है कि हम इन्फिनेटिव बनाते हैं, हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर हम इसका क्या बनाते हैं, इन्फिनेटिव बनाते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं अपने माइंड में इस टू को एसोसिएट कर लिया होता है किसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, कि जहां पर भी टू आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन कुछ जगह हमारे पास ऐसे हैं, कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे हैं जहां पर टू तो आता है लेकिन टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि हम टू के बाद आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। जैसे देखिए, हम कुछ एक्सप्रेशंस भी देखेंगे और उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसे देखिए, पहला एक्सप्रेशन है हमारे पास एडिक्ट टू। अब एडिक्ट टू का एक्सप्रेशन टू पे खत्म होगा लेकिन इसके बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि इसके बाद हमें जेरेंट लिखना है। जैसे सेंटेंस है ही इज एडिक्ट टू स्मोकिंग। आप कभी भी सेंटेंस को ही इज एडिक्ट टू स्मोक नहीं लिखेंगे। एडिक्ट टू एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके बाद हमें आईएनजी यानी कि जेरेंट फॉर्म लिखनी है। इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट टू है, कमिट टू है, अवर्स टू है, डिवोट टू है, फॉल टू है, टेक टू है, अकस्टम टू है, विद द व्यू टू है, लुक फॉरवर्ड टू है। इन सारे एक्सप्रेशंस को आपने अपने पास बड़े अच्छे तरीके से लिखना है। याद रखना है कि ये वो एक्सप्रेशंस हैं जहां पर टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, बल्कि हम टू के बाद क्या लिखेंगे, हमेशा जेरेंट लिखेंगे। तो जब हम इस रूल को देखते हैं और अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं तो देखिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो हमारा बनता है वो कौन सा बनता है, डेल्टा, जिसमें हम लिखेंगे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। हमें समझ आती है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, हमने क्या लिखना है, जेरेंट लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। अल्फा में लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद हैव सीन लिखा हुआ है, उसके बाद बीटा में हैविंग लिखा हुआ है लेकिन हैविंग सीन हो नहीं सकता। पैसिव वॉइस में तो हम इसे जरूर बना सकते हैं, आगे जाकर कहीं पर हैविंग बीन के साथ कोई सेंटेंस हम बनाएंगे, हैविंग के साथ कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हैविंग सीन स्ट्रक्चर हमारा करेक्ट नहीं है। चार्ली में लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है सी, जो कि किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। ये वर्ड्स याद रखने हैं, ये रूल याद रखना है। ये वो वर्ड्स हैं जिनमें टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी होती, जिसमें हमने टू के बाद क्या लिखना होता है, आईएनजी यानी कि जेरेंट फॉर्म लिखनी होती है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 252। 252 में देखिएगा, देयर हाउस लुक्स अ लिटल शैबी। यहां तक हमारे पास चारों सेंटेंसेस क्या है, बिल्कुल सेम है। चारों सेंटेंसेस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन बोल रहा हूं, अल्टरनेटिव सेंटेंस में वन बाय वन ऑप्शन नहीं पढ़नी है, अल्टरनेटिव सेंटेंस में चारों सेंटेंसेस को इकट्ठा पढ़ना है। यहां से आगे चलेंगे, यहां से आगे क्या है, आई थिंक सब में इकट्ठा है, इट
जो कि हाउस के लिए यूज किया गया सब में सेम है, इसके बाद नीड्स सब में सेम है, यहां तक चारों ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम जब चलते हैं तो अल्फा में आता है आई थिंक इट नीड्स पेंट, बीटा में आता है पेंटिंग, चार्ली में आता है हैविंग पेंटेड और डेल्टा में आता है टू पेंट। अब हमें यहां पर डिसाइड करना है कि हमने कौन सी ऑप्शन लिखनी है। देखें ये नीड का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में जब आप देखेंगे तो आपको 23 और 22 में इसका क्वेश्चन मिलेगा। नीड के लिए आपने 4 रूल्स याद रखने हैं। ये नीड का रूल मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, इसको बड़े अच्छे तरीके से पल्ले बांध लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। नीड का वर्ड जब भी आपके सेंटेंस में आए तो आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो याद रखिएगा आप नीड के स्ट्रक्चर को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि जब भी नीड का वर्ड आए आपके सेंटेंस में आपको यह देखना है कि आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका सेंटेंस जो है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, जैसे यहां पर आपका सेंटेंस जो नीड वाला स्ट्रक्चर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, इट से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स भी बोल दूंगा ऑब्जेक्ट के साथ तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है याद रखिएगा, और इसके साथ हमारे पास नीड का वर्ड आ रहा है सेंटेंस में, तो याद रखिएगा हमारे नीड के वर्ड का अग्री होना जरूरी है किसके साथ, हमारे ऑब्जेक्ट के साथ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि हमारे ऑब्जेक्ट के साथ अग्री होना जरूरी है, क्योंकि ये जब हम सब्जेक्ट वाला रूल पढ़ेंगे तो देन आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, हमारा अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस में नीड आता है, तो याद रखिएगा आप सेंटेंस को 2 तरह से मुकम्मल और ठीक कर सकते हैं। या तो आप इसको करेंगे जेरेंड के साथ, जेरेंड मतलब आईएनजी फॉर्म के साथ, या आप इसे करेंगे टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ जो कि इंफिनिटिव की पैसिव फॉर्म है। यानी कि आपका सेंटेंस कैसे चलेगा, आपका सेंटेंस चलेगा लाइक आप सेंटेंस लिखेंगे द चेयर नीड्स रिपेयरिंग, या आप लिखेंगे द चेयर नीड्स टू बी रिपेयर्ड। जैसे हम बोलते हैं द रूम नीड्स क्लीनिंग, या हम बोलेंगे द रूम नीड्स टू बी क्लियर। जब भी आपका सेंटेंस नीड से स्टार्ट होगा तो आपने ये देखना है कि आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है या आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, आप सेंटेंस को 2 तरह से मुकम्मल कर सकते हैं, या तो आप जेरेंड के साथ मुकम्मल करेंगे यानी कि आईएनजी फॉर्म के साथ मुकम्मल करेंगे, या आप सेंटेंस को कैसे मुकम्मल करेंगे, आप सेंटेंस को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ मुकम्मल करेंगे। अब हम बात करते हैं अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, यहां पे चीजें कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, यहां पे चीजें थोड़ी सी आपके पास टेक्निकल होने वाली हैं। देखें अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो फिर आपने ये देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नीड 2 तरह से आएगा, या तो नीड लिखा हुआ होगा या नीड नॉट लिखा हुआ होगा। नीड नॉट की सूरत में आपने याद रखना है कि नीड नॉट की सूरत में नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है और नीड में नीड मेन वर्ब के तौर पर यूज होता है। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और आपके सेंटेंस में नीड नॉट आता है तो आपने याद रखना है आपने हमेशा नीड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इंफिनिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं बेस फॉर्म बोलते हैं, बेयर इंफिनिटिव फॉर्म बोलते हैं, आपने वो लिखनी है। ही नीड नॉट गो, ही नीड नॉट ईट, ही नीड नॉट ड्रिंक। अब यहां पर आपने एक बात, 2 बातें बल्कि गौर से याद रखनी है, ज़हन में रखनी है कि जब आप नीड नॉट लिखते हैं ना तो आपने पहली बात इसके लिए ये याद रखनी है कि आपने कभी भी इस नीड के साथ एस या ईएस का एडिशन नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है, आप इसके ऊपर टेंस अप्लाई नहीं करेंगे। लाइक कभी आप ऐसा नहीं बोलेंगे ही नीड्स नॉट गो, आप क्या बोलेंगे नीड नॉट। नीड के साथ आप एस या ईएस का एडिशन नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जरूर है कि आप इस नीड को पास्ट में जरूर चेंज कर सकते हैं, लाइक आप ही नीड नॉट को नीडेड नॉट जरूर बना सकते हैं, लेकिन वैसी सूरत में भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म बेयर इंफिनिटिव फॉर्म ही लिखेंगे, उसके साथ भी आपने आप उसके साथ भी कोई फॉर्म का चेंज हमने नहीं करना। अब हम आते हैं असल केस की तरफ और जो हमारे पेपर में रूल आया। देखें नीड की सूरत में अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और आपके सेंटेंस में नीड आ रहा है तो फिर आपने क्या देखना है, आप इसको 2 तरह से देखेंगे, याद रखिएगा। एक नीड पॉजिटिव वर्ब के तौर पर यूज होता है और एक नीड मेन वर्ब के तौर पर यूज होता है।
अच्छा, अब होता कुछ यूं है, मैं इसको थोड़े से आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं या बताने की कोशिश करता हूं। बिलीव मी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं 2-3 स्टार्स कर रहा हूं, इस नीड के पूरे रूल को ज़हन में रखिएगा। अब देखें, अगर नीड है सेंटेंस में, सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने ये देखना है कि आपका नीड का वर्ड आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है या नहीं करता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका सब्जेक्ट, आपका नीड का वर्ड आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है या नहीं करता। अगर नीड का वर्ड आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है तो याद रखिएगा आपने लिखनी है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और अगर नीड का वर्ड आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं करता है तो याद रखिएगा आपने लिखनी है बेस फॉर्म, बेयर इंफिनिटिव, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखता हूं, मैं दो सेंटेंस, छोटे छोटे से दो सेंटेंसेस लिखता हूं। मैं बोलता हूं ही नीड्स और मैं बोलता हूं ही नीड। अब इन दो सेंटेंसेस में देखिएगा, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या है कि पहले वाले सेंटेंस में भी नीड है, दूसरे वाले सेंटेंस में भी नीड है। पहले वाले सेंटेंस में भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे वाले से भी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फर्क कहां पर आ रहा है? नीड्स ही के साथ अग्री करता है लेकिन नीड ही के साथ अग्री नहीं करता। तो हम दोनों को कैसे मुकम्मल करेंगे? देखें, नीड्स जहां पर सब्जेक्ट अग्री करता है सब्जेक्ट के साथ, वहां पर ये मेन वर्ब के तौर पर यूज होगा, और जहां पर अग्री नहीं करता वहां पर ये कॉजेटिव वर्ब के तौर पर यूज होगा। तो हम करेंगे क्या? जहां पर ये अग्री करता है तो उसके बाद हमने लिखनी है इंफिनिटिव फॉर्म, हमने लिखना है टू प्लस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम बोलेंगे, अगर मैं इसको मुकम्मल करूं तो हम बोलेंगे ही नीड्स टू ईट, मैं बोलूंगा ही नीड्स टू ड्रिंक। आप कोई भी एक्सप्रेशन करके इसको मुकम्मल कर सकते हैं, टू ड्रिंक। आप जब भी नीड का वर्ड आपके सब्जेक्ट के साथ लिखा हुआ होगा तो याद रखिएगा, अगर अग्री कर रहा होगा आपके सब्जेक्ट के साथ तो आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी, और अगर ये नहीं कर रहा होगा तो आपने जस्ट बेस फॉर्म लिखनी, बेयर इंफिनिटिव लिखनी, वहां पर ये पॉजिटिव वर्ब के तौर पर यूज होगा। जैसे हम बोलेंगे ही नीड नॉट, तो नीड, ही नीड के साथ आपने जस्ट क्या लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? आएगा ही नीड ईट, आएगा ही नीड ड्रिंक, आएगा ही नीड गो। यानी कि अगर आपके सेंटेंस में नीड का वर्ड है और नीड के वर्ड के साथ आपने क्या देखना है कि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है या नहीं है। सब्जेक्ट है तो आपने देखना है नीड है या नीड नॉट है। नीड नॉट है तो डेफिनेटली वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? बेस फॉर्म आनी है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो आपने ये देखना है कि आपका नीड आपके सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है या अग्री नहीं करता। अग्री करता है तो आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और अगर अग्री नहीं करता तो आपने क्या लिखनी है? बेस फॉर्म, यानी कि बेयर इंफिनिटिव फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे मैं 2-3 सेंटेंसेस बोल देता हूं, आप अपने पास लिख लीजिएगा अपनी आसानी के लिए। जैसे फर्स्ट करें, मैं बोलता हूं शी नीड्स और शी नीड। अब जैसे मैं शी नीड्स बोलूंगा तो नीड्स अग्री करता है शी के साथ, लेकिन जब मैं बोलूंगा शी नीड तो नीड अग्री नहीं करता है शी के साथ। तो मुझे क्या बोलना होगा? मुझे बोलना होगा शी नीड्स टू कुक, और मुझे बोलना होगा शी नीड कुक। मैं बोलूंगा ही नीड्स टू ड्राइव, और मैं बोलूंगा ही नीड ड्राइव। याद रखिएगा, नीड का वर्ड आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ अग्री करता है या नहीं करता। तो ये पूरा रूल हमारे पास चलता है नीड का भी। सारी बातों को ज़हन में रख के जब हम अपने क्वेश्चन 252 पे वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो क्लॉज है वो स्टार्ट हो रही है इट के साथ। इट मतलब ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्ट हो रहा है, नीड आ रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट के साथ बात को दो तरह से मुकम्मल कर सकते हैं। अभी हमने बात की, हम या तो जेरेंट के साथ मुकम्मल कर सकते हैं या टू बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। तो अभी हम क्या बोलेंगे? ये होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए इट नीड्स पेंटिंग, या होना चाहिए इट नीड्स टू बी पेंटेड। या तो ये जेरेंड होना चाहिए या टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो अल्फा ऑप्शन में पेंट आया, सही नहीं हो सकता। उसके बाद बीटा ऑप्शन में पेंटिंग आया, ठीक हो सकता है। हैविंग पेंटेड नहीं हो सकता, एक्टिव स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट के साथ एक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनता। उसके बाद डेल्टा में टू पेंट है, इन्फिनिटिव है। जब हम ऑब्जेक्ट के साथ लिख रहे हैं तो फिर हम इन्फिनिटिव नहीं लिखते। तो यहां पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? बीटा। ये नीड वाला रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है। ये पूरा रूल मैंने एक्सप्लेन किया, ये याद रख लीजिएगा बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 253 पे। 253 में व्हेन मारिया रीच्ड होम माइक डैश डिनर। अब एक बात याद रखें, ये जो व्हेन का वर्ड है ना आपके पास,
इस व्हेन के वर्ड के साथ आप सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, आप स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, आप स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक तीन तरह का सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस बनाते हैं आप साइमल्टेनियस एक्शन के लिए। साइमल्टेनियस एक्शन का मतलब क्या है, जब दो एक्शन एक ही टाइम में टेक प्लेस हो रहे होते हैं। जैसे पास्ट में दो एक्शन टेक प्लेस हुए, लाइक अगर फर्ज करें मैं एक टाइमलाइन ड्रा कर लेता हूं। टाइम में जिस वक्त में हम मौजूद होते हैं वो कौन सा टाइम है, प्रेजेंट। जो इससे पहले गुजर चुका वो क्या है, पास्ट। और जो इसके बाद आने वाला वो क्या है, फ्यूचर। इस बात को तो हम बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन हम अपने पास्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। और पास्ट को जब हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक हमारे पास क्या आता है, नियर पास्ट, और एक हमारे पास क्या आता है, फार पास्ट। हम क्या करते हैं, अगर दो एक्शन पास्ट में टेक प्लेस हुए और वो एक ही टाइम में टेक प्लेस हुए हैं, साइमल्टेनियसली टेक प्लेस हुए हैं, तो हम उनके लिए एज यूज करते हैं या व्हेन यूज करते हैं, कंजंक्शन कुछ भी यूज करें, लेकिन हम दोनों में से एक को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं और एक को पास्ट कंटीन्यूअस में लिखते हैं। जैसे फर्ज करें मैं सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो खाना खा रहा था। जब मैं कमरे में गया तो स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। अब मेरे एंटर होना और उनका क्वेश्चन सोल्व करना साइमल्टेनियस एक्शन है, तो इसमें एक को हमने किसमें किया, पास्ट इंडेफिनिट में, और एक को हमने किसमें किया, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो ये एक सिचुएशन आपके पास चलेगी व्हेन के साथ कि एक क्लॉज किसमें होगी, एक क्लॉज हो सकती है पास्ट इंडेफिनिट में और एक क्लॉज किसमें हो सकती है, पास्ट कंटीन्यूअस में। और ये कब होगा, ये तब होगा जब आप साइमल्टेनियस एक्शंस की बात कर रहे होंगे। उसके बाद सेकंड सिचुएशन आपके पास व्हेन के साथ क्या बनती है, जब आप नियर और फार पास में जाते हैं। फर्ज कर मैं जैसे इन्हीं सेंटेंसेस को मोल्ड करता हूं, मैं बोलता हूं जब मैं गया तो उसने खाना खा लिया था। जब मैं कमरे में गया, मैं क्लासरूम में गया तो बच्चे अपना आंसर मुकम्मल कर चुके थे। तो अभी एक एक्शन पहले हुआ और एक एक्शन बाद में हुआ। जो एक्शन पहले हुआ ना उसको हम लिखते हैं लेट पास्ट में। लेट पास्ट का मतलब हम उसे लिखते हैं फार पास्ट में। और याद रखिएगा उसको हमेशा ट्रांसलेट किया जाता है, हमेशा लिखा जाता है किसके साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ। और नियर पास्ट वाले को हमेशा किसके साथ लिखा जाता है, पास्ट इंडेफिनेट के साथ। जैसे मैं बोलता हूं जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो काम मुकम्मल कर चुके थे। अब मेरा वहां पर पहुंचना बाद वाला काम है, नियर पास्ट है, और उनका काम मुकम्मल करना कौन सा पास्ट है, फार पास्ट है, पहले का है। तो उनके काम मुकम्मल करने को हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और मेरे वहां पहुंचने को हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनेट में। तो व्हेन के साथ जो सिचुएशन दूसरी बन सकती है वो ये है कि आप पास्ट इंडेफिनेट एक क्लॉज बनाएंगे और सेकंड क्लॉज आप किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। मतलब ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं है, अरेंजमेंट में नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ दो क्लॉजेस का जो टेंस है वो लिख रहा हूं। ये पहला दूसरा हो सकता है, पहले आगे पीछे हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, जैसे अभी हम सेंटेंस पढ़ते हैं, व्हेन मारिया रीच्ड होम माइक डैश कुक्ड डिनर। अच्छा, अब देखिए पहली बात तो ये है क्योंकि बात जो है वो पास्ट में हो रही है, तो पहला क्लॉज जो है पास्ट में, तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट। इसका मतलब है हम हैज ठीक नहीं कर सकते, हम हैव ठीक नहीं कर सकते, हम इज ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बात किस में चल रही है, पास्ट में, तो आगे भी पास्ट में चलनी चाहिए। और वैसे भी हमारे पास जो कॉम्बिनेशन वो बनेगा, क्या बनेगा, अगर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरा किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर एक पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा किस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में, व्हेन के साथ सेकंड स्ट्रक्चर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। ये व्हेन का वो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे जब दो एक्शन पास्ट में टेक प्लेस होते हैं, एक लेट पास्ट यानी कि फार पास्ट में है, उसको हम लेकर के चलते हैं पास्ट परफेक्ट में, और एक हमारे पास है नियर पास्ट में जो बाद में हुआ, उसको हम लेकर के चलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 254। 254 में हमारे पास है आई एम ड्राइवन। अब देखिए हम पहले तो कंपैरेटिवली जब हम पढ़ते हैं तो पहली बात तो यह है कि आई एम ड्राइवन, ये हमारे पास टेंस बनता है। आई हैज ड्राइवन आई के साथ अग्री नहीं करता, इसका मतलब हमारा बेटा ऑप्शन तो यहीं पर गलत हो जाता है। आई हैड ड्रिवन, ये यहां तक टेंस हमारे पास बनता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। आई हैव ड्रिवन यहां तक भी हमारे पास बनता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। आई हैव ड्रिवन भी हो सकता है। यहां पर हम फैसला नहीं कर सकते जब तक हम अपना बाकी सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अलोंग द रोड फॉर अ किलोमीटर व्हेन आई रियलाइज्ड।
अब व्हेन आई रियलाइज का मतलब हम बात किस में कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट की बात नहीं कर सकते। इसका मतलब आई हैव ड्रिवन भी ठीक नहीं हो सकता, आई एम ड्रिवन भी ठीक नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा, चार्ली। और अगेन ये वो व्हेन का स्ट्रक्चर होगा जहां पर हम एक क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं और एक क्लॉज को किस में लिखते हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 255 में हमारे पास कैसे चलता है, हैड यू फिनिश टाइपिंग द लेटर आई वांट टू पोस्ट इट एज सून एज पॉसिबल मिस्टर बुश सेड। अब जब इन्वर्टेड कोमा लिखे हुए हैं तो इसका मतलब हम इनडायरेक्ट स्पीच के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हम अगर वन बाई वन करके देखें तो देखिए क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले अगर हम चार्ली ऑप्शन को देखें, चार्ली ऑप्शन में डिड के साथ फिनिश्ड लिखा हुआ है, डिड के साथ फिनिश लिखा हुआ है, इसका मतलब चार्ली ऑप्शन हमारा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उसके बाद चलेंगे हैड यू फिनिश टाइपिंग द लेटर आई वांट टू पोस्ट इट। अगर यहां पर हैड लिखा हुआ है तो यहां पर वांट नहीं होना चाहिए। इस वांट को हमें किसके साथ चेंज करना पड़ता, वांटेड के साथ, क्योंकि बात किस में चल रही है, पास्ट में चल रही है, तो पास्ट में रहनी चाहिए थी। उसके बाद हैज का वर्ड जब आप देखेंगे तो हैज का वर्ड यू के साथ अग्री नहीं करता। इसका मतलब हमारा बीटा ऑप्शन भी किसी सूरत भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा, जिसमें हैव अग्री करेगा किसके साथ, हैव अग्री करेगा फिनिश के साथ, और जिसमें वांट करेक्ट रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, डेल्टा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 256 जो सेंटेंस है, इज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर इस तरह है कि जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं, पर्सन का नाम आता है, प्रोनाउन आता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। जैसे फर्ज करें हम बोलते हैं, अगर मैं आपसे वैसे एक रैंडमली क्वेश्चन पूछता हूं, मैं बोलता हूं अच्छा बेटे क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट से स्टार्ट हुआ है, तो स्टूडेंट से स्टार्ट हुआ है, सेंटेंस एक्टिव होगा या पैसिव होगा। अब स्टूडेंट्स के वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, एक्टिव सेंटेंस बनेगा। और मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स आर बीइंग पनिश्ड, तो सेंटेंस पैसिव बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा, सब्जेक्ट के नाम से यानी कि नाउन प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होने का, ये सब पर्सन के नाम से सेंटेंस स्टार्ट होने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपका सेंटेंस क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। सेंटेंस पढ़ेंगे देन डिसाइड करेंगे कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। जैसे अभी हम बोलते हैं आइलिंग डैश ट्रांसफर टू मैनहट्टन इन 1970। डेफिनेटली जब हम 2024 में रह रहे हैं और हम सेंटेंस में 1997 पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका मतलब बात किस में की जा रही है, पास्ट में की जा रही है, तो हमें पास्ट में जाना है। जब हमें पास्ट में जाना है तो सबसे पहले हम हैज खत्म करेंगे, उसके बाद हम इज खत्म करेंगे। इन दोनों के साथ हम पास्ट में सेंटेंस नहीं लिख सकते डेफिनेटली। उसके बाद हमारे पास है डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है शुड बी। अब ये जो शुड बी लिखा हुआ है ना, शुड बी के साथ आप ट्रांसफर नहीं लिख सकते। आप किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ जब बी का एडिशन करते हैं तो ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ऐसी सूरत में वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं आप, थर्ड फॉर्म। मतलब आप कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन कैन बी के साथ कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। आप शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन शुड बी के साथ कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, इन पैसिव सेंटेंसेस। उसके बाद देखें हमारे पास यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, एलिंग वाज ट्रांसफर्ड टू मैनहट्टन इन 1997। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, बीटा। पैसिव स्ट्रक्चर जेन में रखिएगा, पैसिव स्ट्रक्चर जेन में रखिएगा कि नाउन से यानी कि पर्सन नेम से या प्रोनाउन से किया जाने स्टार्ट किया जाने वाला सेंटेंस जरूरी नहीं है कि आपके पास एक्टिव रहेगा। सेंटेंस कैन बी इन पैसिव वॉइस। उसके बाद क्वेश्चन है 257 में अगेन पैसिव वॉइस सेंटेंस है हमारे पास। पैसेंजर्स डैश नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, के मुसाफिरों को इजाजत नहीं है कि वो करें। तो इसका मतलब पैसेंजर्स जो के साथ सेंटेंस जब स्टार्ट होगा तो सेंटेंस हम लिखेंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो सबसे पहली बात क्या रहेगी कि सबसे पहली बात ये रहेगी कि विल नॉट अलाउ, ये हमारे पास फ्यूचर में चला जाएगा जबकि हमें फ्यूचर चाहिए नहीं है। उसके बाद हमारे पास है वाज नॉट अलाउड। अब वाज का वर्ड पैसेंजर के साथ अग्री नहीं करता, पैसेंजर्स प्लूरल है, वाज सिंगुलर है। उसके बाद हमारे पास है चार्ली ऑप्शन जिसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, जबकि हमें यहां पर पैसिव स्ट्रक्चर चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, अल्फा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 258
258 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा? देखिए, आई स्वेयर या आई स्वोर, आई एम स्वेयरिंग या आई स्वेयर्स, आई डोंट नो व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब क्या है कि जब हम बोलते हैं आई डोंट नो, आई डोंट नो का मतलब है कि यहां तक जो बात की जा रही है वो बात किस में की जा रही है? प्रेजेंट टेंस में की जा रही है। और जब हम प्रेजेंट टेंस की में बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट पे चलना है। तो स्वेयर्स पहली बात है अग्री नहीं करता आई के साथ, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन नहीं है, हम स्वेयरिंग के साथ कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन लिख नहीं सकते। इसका मतलब हमारा डेल्टा और चार्ली ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता। स्वोर लिखेंगे तो फिर डोंट को क्या होना चाहिए? डिडंट होना चाहिए, पास्ट पे चलना चाहिए। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा? करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, आई स्वेयर आई डोंट नो व्हाट शी वाज टॉकिंग अबाउट। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा? अल्फा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 259, दे डैश वर्किंग इन आवर फैक्ट्री सिंस 1990। अब देखें, जब भी आपके सेंटेंस में आपके पास बहुत बड़ा कीवर्ड है, और वो कीवर्ड कौन सा है? सिंस का वर्ड। अगर आपके सेंटेंस में सिंस या फॉर आता है तो आपने याद रखना है आपका सेंटेंस का जो टेंस है वो क्या होना चाहिए? परफेक्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए। अगर कोई एक्शन नहीं है, यानी कि अगर कोई कीवर्ड टाइम का नहीं दिया हुआ, तो फिर आप कहां से स्टार्ट करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से। और अगर कोई पास का कीवर्ड दिया हुआ तो डेफिनेटली फिर आप किसको लेकर के चलेंगे? पास परफेक्ट कंटीन्यूअस को लेकर के चलेंगे। लेकिन सिंस और फॉर के साथ आपने याद रखना है आपका टेंस कौन सा होगा? परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा, जब सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया हुआ। तो यहां पे मैं एक छोटा सा रूल भी साथ बता देता हूं कि याद रखिएगा, सिंस हम तब यूज करते हैं जब भी हम किसी एक्शन का क्या बता रहे होते हैं? स्टार्टिंग टाइम बता रहे होते हैं। और फॉर हम तब यूज करते हैं जब भी हम किसी एक्शन का पीरियड या ड्यूरेशन बता रहे होते हैं। जैसे फर्ज करें, अगर मैं बोलता हूं बच्चे सुबह से खेल रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग टाइम बता रहा हूं तो मैं सिंस भी लिखूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूं बच्चे 5 घंटे से खेल रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग टाइम नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा कि सेंटेंस एक्शन स्टार्ट कब हुआ, मैं ये बता रहा हूं कि सेंटेंस जो एक्शन है वो कितनी देर चला, ड्यूरेशन, पीरियड। तो ऐसी सूरत में मुझे क्या लिखना होगा? ऐसी सूरत में मुझे फॉर लिखना होगा। बहरहाल अभी हमें जो टेंस चाहिए वो परफेक्ट कंटीन्यूअस चाहिए। परफेक्ट कंटीन्यूअस हम ढूंढ लेते हैं अपने ऑप्शन में से। उस अब अल्फा ऑप्शन में देखिएगा लिखा हुआ है जी वर वर्किंग। वर वर्किंग का मतलब कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद आर वर्किंग, आर वर्किंग क्या हुआ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। हैव बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग हमारे पास कौन सा टेंस है? हमारे पास टेंस रहेगा परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और उसके बाद हम बोलते हैं दे हैड वर्किंग, और दे हैड वर्किंग तो कोई भी टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहां पर रहेगा वो हमारे पास कौन सा रहेगा? चार्ली, जिसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। एक बड़ा ही फेमस जो सेंटेंस है, जो बड़ा ही काबिले जो अंडर डिस्कशन रहा, मैं पास पेपर का सेंटेंस है मैं लिख देता हूं, इसको किसी टाइम अपनी डिस्कशन में बड़ी डिटेल के साथ हमें डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूं ही डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं इसको क्या कर रहा हूं? अच्छा, मैं एक काम करता हूं, छोटा सा एक काम करता हूं आपके लिए, क्योंकि मुझे किसी बहाने से आपसे वीडियो पे कमेंट्स भी चाहिए और आपका फीडबैक भी चाहिए, और मुझे ये भी पता होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स, बेटियां बेटे देख रहे हैं तो क्या आपको सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे, और वीडियो के साथ कितना बने हुए हैं, कितना जुड़े हुए हैं। आप देखें, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन लिख रहा हूं, आपने इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे बताना है। ठीक है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, आप वाया व्हाट्सएप मुझे बता सकते हैं, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन, देखिए सेंटेंस को गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और इंशाल्लाह मैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसको बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। बड़े वेरिएंट्स बनते हैं इसकी ऑप्शन के। जैसे मैं बोलता हूं ही डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैं ऑप्शन बनाता हूं, मैं पहला ऑप्शन बनाता हूं नोज, मैं दूसरा ऑप्शन बनाता हूं न्यू, मैं तीसरा ऑप्शन बनाता हूं हैज बीन नोइंग, और मैं फोर्थ ऑप्शन बनाता हूं ही हैज नोन। तो आपने क्या करना है? आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन मुझे बताना है विद रीजन कि सर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है और किस वजह से करेक्ट ऑप्शन है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 259 में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा है? चार्ली, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 260। क्वेश्चन 260 में आई शैल इन्फॉर्म यू व्हेन माय फादर, डेफ सिंपल ग्रामर का रूल है,
आप एक ही सेंटेंस में दो फ्यूचर इकट्ठा नहीं लिखते हैं। तो जब एक क्लॉज आपने फ्यूचर में लिख दी तो दूसरी डेफिनेटली किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट में होनी चाहिए। तो जब हम प्रेजेंट में लिखेंगे तो शैल इन फॉर्म के साथ, शैल इन फॉर्म हमें चारों सेंटेंसेस में चारों ऑप्शन में देखने को मिलता है। शैल इन फॉर्म के साथ हम वुड अराइव नहीं लिख सकते, हम अराइव्ड नहीं लिख सकते, हम विल अराइव नहीं लिख सकते। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, डेल्टा। सिंपल ग्रामर का रूल है, सिंपलेस्ट रूल है कि आप एक ही सेंटेंस की दोनों क्लॉजेस को फ्यूचर में नहीं लिख सकते। अगर एक फ्यूचर में लिख रहे हैं तो दूसरा आपको किस में लिखना है, सिंपल प्रेजेंट में लिखना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा